तो दोस्तों, मैंने पहले अपने ये जो सीरीज में श्रृंखला मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ मेरे आईएएस का सफ़र के बारे में, मैंने ये बताया कि कैसे मैंने प्राइवेट सेक्टर की नौकरी छोड़ी MBA IIM अहमदाबाद से करने के बाद, और कैसे मैंने निर्णय लिया सिविल सेवा की परीक्षा देने में, और कैसे डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में आके तैयारी शुरू करी और सेलेक्ट होकर पहले अटेम्प्ट में चौथी पोजीशन ला के मैं सेलेक्ट हुआ। इस बारे में बताऊँगा वो तैयारी कैसे करी। बड़ा कठिन होता है इसकी आईएएस और सिविल सेवा की तैयारी करना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बड़ा कठिन परीक्षा है। 100 लोग आईएएस में सेलेक्ट होते थे उस जमाने में, 600-700 सिविल सर्विस में होते थे, लाखों लोग इम्तिहान दे रहे थे। तो बड़ी कठिन परीक्षा थी और कई पेपर्स थे। तब जो सिस्टम था वो अब के सिस्टम से फर्क सिस्टम था। तब सिस्टम था 3 हम लोगों के जनरल पेपर होते थे, जनरल स्टडीज या जनरल इंग्लिश और ऐसे कंपलसरी होते थे। फिर 3 ऑप्शनल लोअर लेने पड़ते थे, 2 ऑप्शनल हायर आईएएस और आईएफएस के लिए। आईपीएस के लिए 2 लोअर ऑप्शनल होते थे, सेंट्रल सर्विसेज के लिए 3 लोअर ऑप्शनल जिनका स्टैंडर्ड बीए के लेवल का होता था, और 2 हायर ऑप्शनल्स होते थे उन लोगों का जो क्वालिफाई कर जाते थे आईएएस और आईएफएस के लिए रिटन में, तो उनके वो पेपर ही मार्क होते थे, वो एमए स्टैंडर्ड के हुआ करते थे। तो करीब 5 पेपर को लेना ये आसान काम नहीं था, 5 ऑप्शनल सेलेक्ट करना। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता था कि कैसे हम ये ऑप्शनल्स को सेलेक्ट करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। इतनी तैयारी 7-8 महीने का समय था। हम लोगों ने तैयारी कब करी थी? मार्च 77 से शुरू की थी, मुझे एक दिन याद है, और परीक्षा जो होती थी अक्टूबर-नवंबर 77 में हुई थी। तो मार्च में हम लोगों ने बैठ के, हम हमारे साथी जावेद उस्मानी बैठ के हम लोगों ने कहा अब शुरू करते हैं, और कैसे शुरू करें, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। तो ये सब बहुत इसका विषय थे दिमाग में। तो सबसे पहले आया कि क्या है, सिलेक्शन कैसे करें ऑप्शनल का। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो देखें कौन से ऑप्शनल, भाई स्कोरिंग कौन से हैं कि इसमें ज़्यादा अधिक मार्क्स मिलते हैं। तो यूपीएससी निकालता था एक लिस्ट कि पिछले वर्ष जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो कहीं से हमको उपलब्ध हुई। उसमें हमने देखा तो देखा किस किस में लोग कैसे कैसे स्कोर कर रहे हैं। तो एक तो वो आधार बनाया। दूसरा अपनी रुचि भी देखी कि भाई हमारी रुचि किन चीज़ों में है, किन सब्जेक्ट्स में हम अच्छा कर सकते हैं, किन में किताबें अच्छी उपलब्ध हैं, किन में कोर्स को देख के लगा कि इस कोर्स को हम संभाल सकते हैं। लेकिन ये सब करते करते बड़ा सिलेक्शन में भी मैं बता रहा हूँ 10-15 दिन का समय लगा, बहुत चर्चा वो करते हुए कि हम कौन से 5 सब्जेक्ट चुनें। और जैसा मैंने आपको बताया, मैंने तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था बीए में, और एमबीए किया IIM अहमदाबाद से, तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट था। तो अब इसमें कोई सब्जेक्ट मुझे इकोनॉमिक्स के अलावा कोई मिल भी नहीं रहा था। मैंने क्या चुना मैं आपको बताऊं, मैंने चुना इकोनॉमिक्स, तो लोअर में चुना, वो था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था। और शायद ये बहुत अच्छा चयन नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे कई लोगों ने बताया, और ख़ास तौर से राउज आईएएस स्टडी सर्कल जो है उस समय हेली रोड में हुआ करता था दिल्ली में, उनको हम लोगों ने 1 महीने के कोर्स में ज्वाइन किया था। तो उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन में जब बोले तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं है सिविल सेवा के लिए, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, मैंने ये ले लिया। हालांकि मेरे मित्र जावेद उस्मानी इकोनॉमिक्स के नहीं थे, वो साइंस के थे, तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स लिया और स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने। तो इकोनॉमिक्स उतना स्कोरिंग पेपर नहीं था। लेकिन अब बाकी पेपर्स क्या लें, अब इसमें बड़ा तो मैंने उस समय 2 जो लोअर पेपर लिए, एक तो मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक था, तो मैंने यूरोपियन हिस्ट्री लिया, और एक मुझे इंटरनेशनल लॉ हम लोगों ने लिया। वो इस आधार पे लिया इंटरनेशनल लॉ, वो स्टडी करके देखा था कि इंटरनेशनल लॉ में नंबर अच्छे मिलते हैं, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ सेलेक्ट कर लिया। अब हायर पेपर की जब बात आई तो उसमें एक यूरोपियन हिस्ट्री का ही हायर पेपर था, वो लिया, और एक पेपर लिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग विषय देखिए, कहाँ इतिहास, कहाँ लॉ, कहाँ इकोनॉमिक्स, कहाँ पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब के अलग अलग विषयों के हम लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, कुछ रुचि के आधार पे, कुछ मार्क्स के आधार पे, कुछ किसी और आधार पे लेते हुए फिर ये हुआ कि ये चयनित कर लिया सब्जेक्ट कि इन सब्जेक्ट्स के आधार पर ही जो है हम लोग इसमें काम करेंगे। अब जब ये सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए तब हुआ कि साहब इसकी तैयारी करना कैसे करी जाए, क्या करा जाए। तो अब उसमें एक तो राउज आईएएस स्टडी सर्कल हम लोगों ने ज्वाइन किया। 1 महीने गए तो वहाँ जितने और स्टूडेंट्स आए थे, लड़के लड़कियाँ जो दे रहे, उनके साथ जो चर्चा हुई वो भी बड़ी लाभदायक थी। सब ब्राइट स्टूडेंट्स थे, क्योंकि राव भी बड़ा सिलेक्शन करके लेता था लोगों को। सब ब्राइट टॉपर्स वगैरह थे अपने अपने यूनिवर्सिटी के। तो उनसे जो डिस्कशन हुआ उससे बहुत कुछ निकल के आया कि कैसे और लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और राव ने भी ज़्यादा कुछ नहीं, वो भी कैसे एटीट्यूड क्या होना चाहिए तैयारी का, वही बताता था मेनली। जैसे मैं उदाहरण के लिए दूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो चीज़ मैंने सीखी वहाँ सबसे बड़ी, उसने ये बात हमको समझाई, और जो कि एक बात यूनिवर्सिटी से भी थी दिमाग में, कि प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए वो बहुत डिपेंड करता है आईएएस में कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि जो टॉपिक होती है वो पूरी की पूरी लिखाते हैं आंसर में। तो वो एक बात सामने आई कि नहीं,
सवाल क्या पूछा गया है एग्जैक्ट उसी का आंसर लिखिए, टू द पॉइंट, और उसी पे केंद्रित करिए पूरा डिस्कशन, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बात आई। तो मुझे ऐसे याद है कि शुरू शुरू में हमने जब उन्होंने एक क्वेश्चन दिया लिखने का, उन्होंने कहा एक हिस्ट्री का क्वेश्चन सबको दिया क्लास को, यूरोपियन हिस्ट्री का, कि नेपोलियन वॉज द चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बट ही वॉज अल्टीमेटली डिवाउर्ड बाय इट, क्रिटिकली एग्जाम। तो सबने आंसर लिखा, हमने भी लिखा। तो बड़ी खुशी इस बात की हुई कि सबके आंसर को तो राव साहब ने काट के कह दिया बिल्कुल अच्छे आंसर नहीं है, ये नहीं है, इसमें ये सुधारो, ये सुधारो। मेरे आंसर को उन्होंने पूरे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कहा इस तरीके से आंसर जो है वो लिखना चाहिए। तो वो था कि कैसे मैंने ये दिखाया कि नेपोलियन कैसे उत्पन्न हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से, कैसे बाद में वही फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उसको डिवोर कर दिया, उसके अंदर वो समा गया, वो आगे नहीं, जिस हद तक बढ़ा उसके और आगे नहीं बढ़ पाया। वो पूरी चीज़ को मैंने उसमें चर्चा में अपने डाला था आंसर में। उन्होंने कहा इस प्रकार आइए सेवा में आंसर लिखना चाहिए। तो एक ये तरीके से हम लोग को आइडिया लगा कि कैसे इसमें बढ़ना चाहिए। फिर हम लोग जो हैं और लोगों से हमने बात करी, चर्चा करी, और लोगों ने जिन्होंने आगे एग्जाम की परीक्षा दी थी उन्होंने बताया, तो कई कई चीज़ें मालूम हुई। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात आई एसए के पेपर के बारे में, जैसे हम लोगों को मालूम हुआ एसए के पेपर में एक हमारा, मैं जब सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था, हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, वो बड़े अच्छे स्टूडेंट थे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, सीनियर थे हमसे। और हम लोग जैसे कहते हैं ना, आप लोग कहते होंगे किसी को देखते हैं बड़ा ब्राइट है, अरे भाई ये आईएएस में आ जाएगा, तो वैसे हम लोग भी उसके बारे में कहते थे ये आ जाएंगे आईएएस में। लेकिन वो नहीं सफल हुए जब वो बैठे। तो बाद में पता चला कि वो इसलिए नहीं सफल हुए थे कि जो एसए पेपर था उसमें उनको 0 मार्क्स मिले थे। अब ये बड़ी अचंभे की बात कि इतने ब्राइट स्टूडेंट को एसए पेपर में 0 कैसे मिल गए। तो वो पता चला कि इसलिए 0 मिल गए कि टॉपिक थी टू अ मैन विद एन एम्प्टी स्टमक फूड इज गॉड, और ये कोटेशन था इन्वर्टेड कॉमा में, और आगे लिखा था MK गांधी। ये गांधी जी का कोटेशन है कि जो आदमी भूखा है उसके लिए भगवान की बात करना बेकार है, उसके लिए खाना ही ईश्वर है उसके लिए। ये गांधी जी ने कहा था। और इन्होंने जो लिखा है ऐसे, उस ऐसे में इन्होंने अपनी पूरी फिलॉसफी या दर्शन लिख डाला, लेकिन महात्मा गांधी का कहीं नाम ही नहीं लिया है, गांधी की थिंकिंग या गांधी के थॉट्स को इन्होंने लिखा ही नहीं, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। और क्योंकि वो कोटेशन गांधी जी का था, लिखा था, तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब गांधी जी के उसको दर्शन को लेके उसको आगे बढ़ाते हुए इस बात को लिखेंगे, और इन्होंने जब उसको मेंशन नहीं किया तो उसने लिखा कि बिल्कुल 0 नंबर इनको दे दिए। तो इससे हम समझे कि किस तरीके की मार्किंग होती है इस आईएएस एग्जाम में, कि ज़रा सा भी अगर आपने पॉइंट से हट के आंसर लिखे या सही चीज़ को नहीं लिखा तो आपको एकदम नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो भी आंसर हम लिखें इस तरीके से उसकी तैयारी करें। तो हमने जब पढ़ा तो हमने भी इसी कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा, हर चीज़ को पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझे। और पहले 3 महीने क्या किया हमने, पहले 3 महीने हमने पूरी किताबें पढ़ी, और बड़ा अच्छा रूटीन रहता था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। 8 बजे सुबह के हम लोग नाश्ता करने जाया करते थे वहीं पेट्रोल पंप पे जाते थे, ऑमलेट टोस्ट खाते थे, चाय कॉफ़ी पीते थे, और वहाँ से डिस्कशन करते हुए लौटे फिर वो उसी 8 बजे के पहले समाचार पत्र पढ़ लेते थे। और कौन सा पेपर पढ़ते थे, हाँ द हिंदू पेपर प्रिस्क्राइब्ड है, हिंदू पेपर हम लोग मंगाते थे, हिंदू पेपर को हम लोग पढ़ा करते थे और उसको डिस्कस करते थे रास्ते में पूरी करंट अफेयर्स को। आके 9 बजे करीब हम लोग बैठ जाते थे और फिर 2-2 घंटे के बैचेस में पढ़ाई करते थे। 9 से 11 फिर चाय का ब्रेक ले लिया, फिर 11:30 से 1:30 फिर खाना खाने चले गए, फिर 3 से 5 फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 6 से 9 फिर रात का खाना खाने चले गए। और रात में बहुत देर तक नहीं पढ़ते थे, इस तरीके से करके खाने के बाद फिर कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ी, सब पढ़ाई, अपना सो गए 11 बजे। तो जून 30 तक हमने, मार्च से लेके पूरा खाली ओरिजिनल किताबें पढ़ी, और ओरिजिनल किताबों से हमने नोट्स अपने बनाए, पॉइंट्स वाइज नोट्स बनाए, कुछ डिटेल में नोट्स बनाए, और क्वेश्चन पेपर्स को लगातार देखते रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो नोट्स बनाते समय उसका भी ध्यान देते हुए हम लोगों ने बनाया। और फिर 1 जुलाई से हमने उनको तैयारी करनी शुरू कर दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको याद करना, उनको बारे में और समझना, उनको दिमाग में डालना से लेते हुए हमने सितंबर तक किया। अक्टूबर में हमारा एग्जाम था, उसमें हमने एग्जाम अक्टूबर में दिया। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने जो है इसकी तैयारी बिल्कुल बड़ी साइंटिफिक तरीके से करी, बहुत साइंटिफिक तरीके से एक टॉपिक की, एक चीज़ की एनालिसिस करते हुए हम लोगों ने तैयारी करी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि मैं आपको बताऊं, इतनी मेहनत करके तैयारी करके बड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैंने अपना अनुभव बताऊं कि मेरे एक्चुअली जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ उसमें पेपर्स अच्छे नहीं हुए। जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और ऐसे तो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। जहाँ जब लोअर ऑप्शनल आए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तैयारी के बाद ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं आपसे शेयर करूं, यूरोपियन हिस्ट्री का पेपर था मेरा। यूरोपियन हिस्ट्री में
एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है मैप का, कि मैप में ये दर्शाइए। हम लोगों ने करीब 36 मैप तैयार कर लिए थे जो किसी भी किताब में अवेलेबल थे, और वो पिछले 10-15 साल में आए थे, सब कवर कर लिए थे। एक मैप जरा कॉम्प्लिकेटेड था और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं थी, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें नदियाँ और क्या क्या चीज़ें सब बनाना पड़ता था पहाड़, तो वो मैंने सोचा नहीं मेरे बस की बात नहीं, और कभी आया भी नहीं था, उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसको छोड़ो, बाकी जो है इतने तैयार कर लिए, इसमें से मुझे मिल जाएगा। कंपलसरी क्वेश्चन होता था मैप का, बाकी तो आपको 4 क्वेश्चन आपको चॉइस मिलती थी, आप 4 क्वेश्चन कौन से करें 7 में से, ये कंपलसरी क्वेश्चन था। और हमारे को राव साहब ने जो बताया था उसमें कि भाई ये 40, उस समय 200 नंबर का पेपर होता था, तो 40 नंबर का जो मैप है इसी में आप स्कोर कर सकते हो, ये सही कर दो तो आपको 40 में से 30, 32, 35 नंबर मिल जाएंगे एंड यू कैन स्कोर हाई। और आईएएस में किसी भी पेपर में कहते थे 55% अगर आपके आ गए तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, 55% का एवरेज करते लेते चलो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे अभी भी याद है वो दिन यूरोपियन हिस्ट्री के इम्तिहान का, जब पेपर सामने आया और जो कंपलसरी मैप का मैंने क्वेश्चन देखा, तो वही मैप आया हुआ था जो एक मैप मैंने तैयार नहीं किया था। 36 के 36 मैप मैंने तैयार किए थे जो पिछले 15 साल में कोई आया हूँ और किसी किताब में कोई मैप हो। सिर्फ एक मैप जो मुझको लग रहा था कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसको छोड़ दो, ये कभी आ भी नहीं सकता, ये कॉम्प्लिकेटेड सा है, वो मैंने तैयार नहीं किया था, छोड़ दिया था। वही मैप सबसे पहला क्वेश्चन उस पर रखा हुआ, और मैं समझता हूँ, एकदम समझता हूँ, 1 मिनट के लिए तो होश उड़ गए। 1 मिनट के लिए अंदर से ही लगा आलोक रंजन अब आईएएस गया, छोड़ दो, भूल जाओ, खत्म हो गए। एकदम से जैसे घबराहट भी हुई थोड़ी सी, और ये भी लगा कि तो अब तो क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे स्थिति को, ये क्या हो गया, अब कैसे संभालेंगे। और 40 नंबर बहुत होता है, और मुझे कुछ नहीं आता था उसमें आपके बारे में। तो 40 नंबर मतलब आईएएस में 40 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आप छोड़ दें, इसके बाद आप सिलेक्शन कैसे हो जाएगा आपका। ना 2-2, 3-3 नंबर में लोग होते हैं, सब लड़के होते हैं सेलेक्ट होने में, और 40 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो एक 10 बाकी मैं अभी याद करता हूँ कि बाकी पेपर मैंने पलटा देखा और 10 मिनट तक मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। 10 मिनट तक ऐसा, फिर मुझे लगा कि मैं उस ज़माने में आपसे शेयर कर लूँ, मैं सिगरेट पिया करता था उस ज़माने में। तो मैंने एग्जामिनर से कहा कि सर मे आई बी अलाउड, आई वांट टू हैव अ स्मोक। तो उसने कहा अभी 10 मिनट के अंदर। हाँ, मैंने कहा सर, तो कह रहा अच्छा नहीं, कहीं बाहर ना जाइएगा, यहीं मैं आपको देखता रहूँ, यहीं खड़े रहिए। तो बाहर जाके वहाँ खड़ा हो गया कॉरिडोर में, वहाँ हमने एक सिगरेट पी के थोड़ा अपना जो आया मन में कुछ वो आई, शांति आई करके, और फिर अंदर आया। फिर मैंने सोचा कि अब जो हो गया सो हो गया, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जो मैप को क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ो, और बाकी क्वेश्चन जो हैं 4 उनको अच्छे से अच्छे कर लूँ। और मैंने फिर यही किया, मन लगा के बाकी 4 क्वेश्चन लिख डाले और मैप का क्वेश्चन छोड़ दिया, टच ही नहीं किया, छोड़कर फिर नेचुरली लौट के आया। तो बहुत दुखी था कि जब 200 में से 40 नंबर का क्वेश्चन आप आईएएस की परीक्षा में छोड़ आए हो तो आपके क्या नंबर आएंगे, कोई सवाल ही नहीं कि आपके कुछ नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैंने बाकी क्वेश्चन बहुत मन से लिखे थे, बहुत अच्छे से, इसको की तैयारी की हुई थी। आप बड़े सरप्राइज होंगे, मैं भी जब रिजल्ट बाद में आया था, ये आपसे शेयर करूंगा, मुझे यूरोपियन हिस्ट्री में इस पेपर में 63% मिले, 200 में से 126 नंबर मिले। तो जब मैप का क्वेश्चन पूरा छोड़ दिया था, इसका मतलब 160 में से 126 मिल गए। तो वो ने, इसका मतलब मैंने जो 4 क्वेश्चन लिखे थे वो किस लेवल के लिखे होंगे, ये एग्जामिनर को बहुत पसंद आए होंगे कि उसने मुझे 160 में से 126 दे दिए, 63। जबकि राव साहब कहते थे कि 55% बहुत होता है इसमें किसी भी ऐसे पेपर में लाने के लिए, और 63% 4 क्वेश्चन करके आ गए। लेकिन उस समय मुझे नहीं मालूम था, मैं बहुत परेशान था कि भाई एक क्वेश्चन छूट गया। नेक्स्ट आया इंटरनेशनल लॉ, जिसको हम लोगों ने चुना इसलिए था कि इंटरनेशनल लॉ स्कोरिंग पेपर होता है, और बहुत अच्छी तैयारी थी हमारी। अरे मैं आपको क्या बताऊं, जो यूपीएससी के हॉल में शाहजहां रोड पे हम लोग बैठे उस दिन इंटरनेशनल लॉ का पेपर देने, उस साल इंटरनेशनल लॉ का पेपर इतना कठिन और इतना एक तरीके से आउट ऑफ द कोर्स टाइप का आया था कि पिछले 15 साल का कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं था, सब नए क्वेश्चन थे, और ABCD उसको सेक्शन से बांट के और ऐसे ऐसे पहलुओं को पूछा था जहां कभी कोई चर्चा ही नहीं, कहीं किताब में 2 लाइन में 4 लाइन में वो मिल रहा था, उसके बारे में पूरे सवाल पूछे हुए थे। तो ये मैंने उस दिन खुद देखा कि 1/3 हॉल तो उठ के खाली हो गया, लोग उठ के निकल गए हॉल के बाहर, छोड़ दिया लोगों ने पेपर जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ ऑफर किया हुआ था बच्चों ने, क्योंकि किसी को आता ही नहीं था, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। किसी को एक A पार्ट आता था, किसी का C पार्ट आता है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करें क्या, 5 क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे थे किसी तरीके से, कैसे कर लें। फिर बड़ी मेहनत करके कोई इतनी तैयारी की थी, अपना दिमाग लगा के, और कुछ अपना कॉमन सेंस लगा के आंसर्स लिखे किसी तरीके से करके पेपर को करके आगे। लेकिन बहुत ही असंतुष्ट थे, बड़े दुखी थे कि बताओ इंटरनेशनल लॉ इसलिए लिया कि ये स्कोरिंग पेपर है, इसमें हो सकता है 60% तक आ जाए, और मालूम पड़ा कि साहब वो तो आए ही नहीं, मार्क्स कुछ भी नहीं आए, तो पता नहीं 40% भी आए ना आए, पता नहीं क्या होगा।
लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि बहुत वो रहा, क्योंकि तैयारी की थी, इसका फ़र्क पड़ता है कितनी तैयारी आपने की हो। हमको उसमें भी 60% के ऊपर मिले, 62% मार्क्स उसमें मिल गए इंटरनेशनल लॉ में, और जबकि शायद 3 ही लोग ऐसे थे ऑल इंडिया में जिनके 60% के ऊपर आए उस बार, उसमें हम भी थे एक, और जावेद उस्मानी भी थे हमारे साथी, और भाई एक और थे। तो ये सिचुएशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ का ये टफ पेपर में भी हम लोग निकाल ले गए, हमको मार्क्स मिल गए। तीसरा आया इकोनॉमिक्स, जो मेरा अपना सब्जेक्ट था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी उसकी भी, इसके बाद आज का ये अंक मैं ख़त्म करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा अगले अंक में। इकोनॉमिक्स के जब मैं करने चला तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि शो दैट द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, ये एमए इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ाया जाता था, बीए में इसको पढ़ाया नहीं गया था, लेकिन हमको कॉन्सेप्चुअली मालूम था, हम समझते थे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और होमोजीनियस लीनियर फंक्शन होता है, हमको इक्वेशन भी मालूम थी इसकी। लेकिन इसमें उसको डिराइव करना था मैथमेटिकली, वो हमको डेरिवेशन आता नहीं था। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, बताइए, कि आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, हमको दूसरा क्वेश्चन आता था, और दूसरा क्वेश्चन ना लेते हुए हमने ये क्वेश्चन उठा लिया, ये सोच के कि अगर हम सही डिराइव कर देंगे तो इसमें हमको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। ये सोचते हमने ये क्वेश्चन उठा लिया और अपना ये सोचा कि मैं कर लूँगा डिराइव। हालांकि मैंने कभी डेरिवेशन पढ़ा नहीं था, मन में सोचा मैं कर लूँगा यहाँ बैठे हुए, और करने बैठा 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज हुए ही नहीं, और बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो गई। एंड में क्या हुआ, मुझे काटना पड़ गया क्वेश्चन, क्योंकि वो आया ही नहीं, डिराइव ही नहीं हुआ, वो डिराइव ही नहीं हुआ। और फिर बाकी वही हाल रहा कि 4 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का एक पहला पेज का इंट्रोडक्शन, उतना छोड़ के मैं एग्जामिनेशन में आ गया। तो अगेन ये हुआ कि एक 40 नंबर का क्वेश्चन फिर डुबा दिया पूरी तरीके से। तो अब तो लगा कि अब तो कहाँ आईएएस, इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन डुबा दिया, इंटरनेशनल लॉ का इतना खराब पेपर आया, यूरोपियन हिस्ट्री में मैप छोड़ दिया, कहाँ हम सेलेक्ट होंगे। इकोनॉमिक्स में भी मुझे मार्क्स 50% के ऊपर मिल गए, लेकिन उतने नहीं मिले, 60% वगैरह इतने मिलने चाहिए थे। लेकिन बाद में पता चला कि वो राव साहब सही कहते थे, इकोनॉमिक्स में नंबर मिलते ही नहीं। अच्छे से अच्छे लड़के जो हमारे थे, जो टॉपर्स भी रह चुके हैं, वो हमसे कम नंबर लाए बल्कि इकोनॉमिक्स में, जबकि हमने तो इतना क्वेश्चन खराब कर दिया था। ये बात थी। तो ये तो रहा कहानी हमारे 3 लोअर पेपर की। लेकिन किसी तरीके से सब में मार्क्स आ गए, क्वालिफाई हम किए हायर पेपर्स के लिए। और हायर पेपर्स में अचंबा मुझे ये हुआ कि जो मैंने दोनों पेपर्स लिखे, यूरोपियन हिस्ट्री का और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें मेरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स आए दोनों पेपर में। यूरोपियन हिस्ट्री में मेरे आए थे 70% और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे आए 80%, और दोनों मार्क्स इंडिया में हाईएस्ट थे। और दोनों को मिला के भी हायर पेपर्स के मार्क्स मेरे पूरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स थे। तो इस तरीके से मार्क्स जो है वो मिले और हम लोग सफल हुए। और बड़ी एक बात आपसे शेयर करूंगा कि जब बाद में मेरी मार्कशीट आई और मैंने देखा, तो मेरे रिटर्न के मार्क्स इतने अच्छे थे कि अगर मैंने मान लीजिए किसी वजह से इंटरव्यू ना दिया होता, ना जाता, बीमार पड़ जाता या ना जाता, तो केवल रिटर्न के ही मार्क्स पे मैं प्रॉपर आईएएस में सेलेक्ट हो रहा था। 80-85 के आसपास मेरी रैंक आ जाती है इंडिया में, खाली रिटर्न के मार्क्स पर। इंटरव्यू देने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये इतना बुरा, और जबकि मैंने अपने पेपर अपने हिसाब से लोअर पेपर्स तीनों के तीनों इतने खराब किए थे, इतने मतलब सोचिए कि पूरा क्वेश्चन छोड़ देना आईएएस में, और एक नहीं 2-2 पेपर में, और एक पेपर इतना आउट ऑफ कोर्स आ जाना, फिर भी ये स्थिति हुई। तो ये हम समझते हैं कि बड़ा एक वो रहा, शुभ वो रहा संकेत, और ईश्वर की कृपा रही। और यही कहूँगा, प्रिपरेशन से भी फर्क पड़ता है। आप खराब से खराब पेपर को अच्छा कर सकते हैं अगर आपका प्रिपरेशन जो है बड़ा सॉलिड हो और कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हो और अच्छी तरीके से आप आंसर्स को लिखें। तो ये कहानी मेरी थी रिटन एग्जामिनेशन तक की। आगे वाले अंक में मैं आपको अपने पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू की कहानी बताऊंगा, जो कि अति रोचक है।